उद्घोष अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं आज सीटेट परीक्षा का आज पहला दिन था और कल भी यह पेपर होना है। तो आज के जो पेपर हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पेपर्स को कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करें। इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिशियल की नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन जो है जो कोशिश किया गया सही तरीके से देने के लिए। और ये हो सकता है कि जो ऑफिशियल आंसर किया है वहाँ से कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। यहाँ पर जो हम यहाँ पर आज बातचीत करेंगे, फिर भी आपको प्रयास किया गया कि इसे एक बेहतर सलूशन सभी प्रश्नों के हम आपके साथ शेयर कर सके और डिस्कस कर सके। आइए शुरुआत करते हैं विज्ञान की जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें। तो पहला प्रश्न हमारा जो कि 61 नंबर से शुरू होता है। ये जो आपके सामने प्रश्न है ये एक्स सीरीज का है, बाकी में भी प्रश्न सेम ही रहेंगे, उनका क्रम बदल सकता है बस। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार से विज्ञान पाठचर्या की वैधता को पूरा नहीं करता है। ऑप्शन 1 है विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त हैं। विद्यार्थी विभिन्न घरेलू सामानों की अम्लता और क्षारकता की जांच या अन्वेषण कर रहे हैं। विद्यार्थी विद्युत परिपथ के दो खुले सिरों से रबड़ का एक टुकड़ा, बालों की पिन और शीशा जोड़ने के संभावित प्रतिफलों की चर्चा कर रहे हैं। चौथा है विद्यार्थी सूखे कपड़े और आर्द्र रुई में रखे बीजों के अंकुरण की परिकल्पना को विकसित करने में संलिप्त हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन को, तो यहाँ पर आप पाएंगे सभी में जो है कुछ ना कुछ जो है जो काम हो रहा है वो किया जा रहा है विद्यार्थी द्वारा, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम एलबीडी कहते हैं, या स्वयं करके सीखना की बात करते हैं, जिसकी एनसीएफ में बातचीत की गई है। विद्यालय या पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ने की बात की गई है। तो यहाँ पर सभी में देखिए विद्यार्थी सक्रिय है, जांच कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। इसमें देखिएगा यहाँ पर भी जो है आउटकम पर चर्चा कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा परिकल्पना विकसित कर रहा है। ये सभी जो है क्या करेंगे, एनसीएफ के अनुसार है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, सूची बनाना, एक तरह से रोट लर्निंग की बात करें, रेट मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं या लिस्टिंग करना है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो एनसीएफ को इसको जस्टिफाई करता हो। तो हमारा जो ऑप्शन पहला ऑप्शन है ये इस प्रश्न में सही होता है कि विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची बनाने में संलिप्त है। क्योंकि प्रश्न में भी आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो नहीं को ध्यान देंगे तो नहीं के कारण क्या प्रक्रिया पूरा नहीं करता। तो पहला ऑप्शन सही है कि जो कि इस बाध्यता की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां सवाल है हमारा। हाँ, विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में प्रायः ही अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसी एक कहानी है, चीन में रेशम की आकस्मिक खोज की तथा सिल्क रूट के माध्यम से बाकी दुनिया का रेशम से परिचय कराने में यात्रियों और व्यापारियों की भूमिका की। उपयुक्त को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने के द्वारा विज्ञान शिक्षण अधिगम के कौन से लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है विज्ञान की प्रकृति की समझ को विकसित करने का, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विकसित करने का, इसकी सराहना विकसित करने का कि विज्ञान कैसे विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, और ऑप्शन डी है आनंदमयी कहानियों को शामिल करने के द्वारा विज्ञान के विषय वस्तु के बोझ को कम करने के लिए। ठीक है, तो जब विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो विज्ञान शिक्षण में कहीं से भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात नहीं होती है। तो ये बार बार हटाना पड़ेगा क्या? अच्छा, नहीं नहीं, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ वर्ड जो आ रहा है। चलिए ठीक है। तो हमने कहा कि मतलब कि जो अगर आप विज्ञान की बात करते हैं तो आप देखेंगे विज्ञान की प्रगति की बात होती है, समझ को विकसित करने की बात होती है, साथ ही साथ इसकी सराहना विकसित करने की बात होती है। विज्ञान सामाजिक किस तरह से हम जो कहते हैं समाज और संस्कृति के साथ सन्निहित होता है। ठीक है, आनंदमयी कहानियां को जो हम शामिल करते हैं विज्ञान विषय वस्तु का बोझ इससे कम होता है। सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात यहाँ पर कहीं नहीं आती है कि विज्ञान के शिक्षण में हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए सी डी हमारा यहाँ पर सही होता है। तो ऑप्शन ए सी डी के साथ जो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हाँ, कक्षा 7 के विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मुख उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है।
ठीक है। विद्यार्थियों को सामग्री का एक समुच्चय देना, उन्हें धातु और धातुओं के गुणों का निगमन करने के लिए कहना, श्यामपट्ट पर धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बीच अंतर को सूचीबद्ध करना, धात्विक और अधात्विक पदार्थों का प्रयोग करने के विद्यार्थियों के दैनिक अनुभवों पर परिचर्चा करने की पहल करना, गुंजायमान, कथनांक, गलनांक आदि शब्दों की व्याख्या करना। तो हम जानते हैं व्याख्या करना कोई सही तरीका नहीं, उपयुक्त रणनीति नहीं होती है, तो पहले ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और आगे ऊपर से देखते हैं विद्यार्थियों को एक समुच्चय देना, मिलाना, ये भी जो है बहुत ही वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। ठीक है, श्यामपट्ट पर धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के अंतर को सूचीबद्ध करना, लिस्टिंग करना, याद करना, ये सभी जो है सटीक नहीं होते हैं। आप इसको समझ लें, पेडागोजी की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या है, इसमें देखिए दैनिक अनुभवों की परिचर्चा करने की पहल। जब हम विज्ञान की क्लास कर रहे हैं तो आप हमने बात भी की थी कि एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारे प्रश्न ऐसे दिए हैं जो बच्चों को डे टू डे लाइफ से सॉल्व करना, डायरेक्ट उनका सोल्यूशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर उसी तरह की कुछ बात हो रही है कि दैनिक अनुभव की परिचर्चा करने की बात हो रही है मेटल और नॉन मेटल के प्रयोग के बारे में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन तीसरा जो है ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा सामने है 6 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा 6 में बल पाठ पर औपचारिक रूप से पढ़ना आरंभ करने से पहले शिक्षिका एक परिचर्चा रखती है जिसमें वह बच्चों को यह कल्पना करने के लिए कहती है कि वे क्या करेंगे अगर गेंद को मैदान पर बहुत लंबी दूरी तक लुढ़काए रखना चाहते हैं। तो वह बच्चों के उत्तर का कैसे सर्वाधिक उपयुक्त रूप में प्रयोग कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए, तो हम कभी भी जानते हैं इस तरह की जब बात आती है कहीं भी पेडागोजी में तो जो है मूल्यांकन या इस तरह के प्रश्नों के लिए तो हम तो इसको जो है अवॉइड करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी बलों को परिभाषित कर पाएंगे इसमें सक्षम बनाने के लिए परिभाषा, और इसकी बात हम नहीं करते हैं कि सीधे रोट वही बात करें ना, तो यहाँ पे परिभाषा करना, ये करना, इसकी बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूर्व की अवधारणाओं को आंकने के लिए, क्योंकि बात कर रही है आरंभ करने से पहले। ठीक है, पाठ पढ़ाना शुरू कर रही है तो पूर्व ज्ञान जानना जरूरी होता है। जब नया पाठ शुरू करते हैं तो यहाँ पर आ गई पूर्व धारणा, पूरी के कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है आगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, अपनी पेडागोजिकल जो रणनीति होती है उसको निर्धारित करने के लिए कि हमें बच्चों का जो हमें पूर्व ज्ञान पता चल गया, चीजें पता चली, उसके आधार पर अपनी हम स्ट्रेटजी बनाता टीचर कि हम कौन सी योजना बनाकर कैसे जो है इस पाठ को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो बी भी सही है और सी भी सही है। तो अगर बी और सी की बात करें तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है जिसमें बी और सी का विकल्प दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 67। ये प्रश्न भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम बात पढ़ाई अपनी क्लासेस चल रही थी, हमारी रेगुलर क्लासेस में हमने इस पर डिस्कस किया था। प्रश्न है हमारा यौनारंभ पर रिक्त स्थानों को इसमें भरना है। रिक्त स्थानों को भरना है कि यौनारंभ पर मादा में अंडाशय का आकार खाली जगह ए है हो जाता है और बी उत्पन्न करता है, नर में वृषण द्वारा सी उत्पन्न होता है, इन हार्मोनों का उत्पादन डी द्वारा नियंत्रित होता है। तो हम बाकी ऑप्शन पर हम नहीं जा रहे, जो सही ऑप्शन उसी को हम व्याख्या कर लेते, बात कर लेते हैं। जब यौनारंभ होता है फीमेल में अंडाशय का आकार बढ़ जाता है और ये हमने पढ़ा था, और साथ ही साथ उत्पन्न क्या होता है, कौन सा हार्मोन, अगर फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। ठीक है, एस्ट्रोजन उत्पन्न है। और नर की जब हम बात करते हैं, मादा हो गया, विषण द्वारा जो है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। टेस्टिकल्स कहते हैं, टेस्टिस ग्लैंड होती है वहां पे, उसके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है और इनका जो कंट्रोल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और ये बिल्कुल एक प्रक्रिया है कि कैसे कैसे जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चीजें प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर 67 में। अब क्वेश्चन नंबर 68। बहुत अच्छा सवाल है भी है फिजिक्स का। सवाल में कह रहा है एक परिपथ में 3 समरूप बल्ब, मतलब एक जैसे आइडेंटिकल बल्ब है हमारे। आइडेंटिकल बल्ब की बात की यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल भी जाएगा। ठीक है, 3 समरूप बल्ब हैं और एक स्विच से विभिन्न व्यवस्थाओं में जोड़ा गया है। पहले में क्या कह रहे हैं, व्यवस्था में, ठीक है, 2 बल्ब जो है सीरीज में जो श्रेणी है और तीसरा क्या है, पैरेलल है। मतलब 2 बल्ब हमारे जो है सीरीज में जुड़े हैं और तीसरा जो है पैरेलल जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, सभी बल्ब सीरीज में है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, जो भी मान लीजिए। ठीक है, इसमें सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है कि ऐसे लाइन जा रही है,
ये बल्ब यहाँ है, एक बल्ब यहाँ है और एक बल्ब यहाँ है, इस तरह से जुड़े हुए हैं, सबकी जो है अलग अलग प्लस माइनस इसमें जो है पैरेलल जुड़े हुए हैं, पैरेलल कहते हैं इसको, पैरेलल हो गया। ठीक है, और पार्श्व क्रम में संयोजित दो बल्ब जो है तीसरे बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित, मतलब कि दो इसमें कह रहा है, एक पैरेलल में है और दो बल्ब के साथ तीसरा जो होता है सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि जब कभी भी बल्ब जो है सीरीज में जुड़ेंगे तो वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज कम हो जाएगा तो उनकी क्या होती है, तीव्रता कम हो जाएगी, प्रकाश की प्रदीप्त कम हो जाएगा। इस नाते जब भी पैरेलल जुड़े होंगे जो हमारे बल्ब होते हैं तो वहां पर क्या होता है, उसकी प्रदीप्त ज्यादा होती है। तो हमारा जो है ऑप्शन तीसरा जो सही है, व्यवस्था में सभी बल्ब पार्श्व क्रम में है या अरेंजमेंट ऑल बल्ब्स आर इन पैरेलल, इस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब की प्रदीप्त ज्यादा होगी कि वोल्टेज उनको पूरा बराबर मिलेगा। चलिए अगला सवाल हमारा है 69 नंबर का सवाल। 69 नंबर का सवाल देखिए, कथन और कारण वाला सवाल है, जो कि कहा जाता है कि सबसे कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं ये। हाँ, अगर हम बात करते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है कि सही हाँ, पर हो गया थोड़ा सा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए है, हमारा जो है एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाने की एक विधि है, और कारण में लिखा है एनोडीकरण लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की एक प्रक्रिया है। तो हमारा क्या है, अगर आप देखेंगे एनोडाइजेशन धातु को संक्षारण से बचाने की एक तरीका है, तरीका बिल्कुल सही है, तो सही है, लेकिन एनोड पर एनोडीकरण लोहे पर जिंक चढ़ा, जिंक गलत है, ये जिंक चढ़ाने की परत को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अतः क्या हो गया हमारा जो है, ए सत्य है किंतु आर क्या है, असत्य है, ये सही है और ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, ए सत्य है किंतु आर क्या है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से इसमें देखेंगे कि गैल्वेनाइज पहला जो हमारा सही है, दूसरा इसमें जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये भी बहुत अच्छा सवाल है केमिस्ट्री से अगर हम बात करें तो। चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती है, आप सबने देखा होगा, प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा। ऑप्शन दे रहा है कि वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करने के कारण, दूसरा है वायु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया के कारण, वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अपक्रिया के कारण, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया के कारण। तो इसमें वास्तविक कारण है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसके साथ क्रिया करती है, H2S जिसको हम कहते हैं, H2S के साथ क्रिया करके ये बनाती है Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड बना, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। सिल्वर सल्फाइड के परत जमने के कारण जो क्या होता है, वो चांदी का रंग हमारा काला दिखता है। 71 नंबर सवाल पे आते हैं। 71 नंबर का सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ये इस तरह के सवाल हम लोगों ने किया भी था पहले, जो है जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये सवाल इस तरह के वहां पर बताया गया था और आए हुए थे। बहुत सवाल में पूछ रहा है सही विकल्प चुनना है, निम्नलिखित सारणी में ABCD की पहचान करना है और सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के साथ जो साल्ट बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड जो मतलब जिससे बन रहा है, उस किससे, इस अम्ल हमारा है HCl, इसके साथ कौन सा क्षार रहेगा कि अमोनियम क्लोराइड बन जाए। तो हम जानते हैं अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, अमोनियम चाहिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो क्षार है NH4OH की बात करते हैं, अगर ये हम लेंगे तो हमारा जो है ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl2 बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट बनने के लिए जो साल्ट बनना है, उसके लिए यहाँ पर HNO3 दिया है, नाइट्रिक अम्ल दिया है। नाइट्रिक अम्ल किसके साथ क्या करेगा, क्योंकि सोडियम है तो हमें वो चाहिए जिसमें सोडियम हो। ठीक है, तो सोडियम NaOH हो जाएगा, तो यहाँ NaOH के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, तो इसको Na चाहिए, Cl चाहिए। ठीक है, तो C पे हमारा हम क्या होगा, HCl होगा, और डी पर हमारा NaOH होगा, तो दोनों मिलकर के NaCl, ठीक है, प्लस वाटर बना देंगे, उदासीनीकरण की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम मैच कर लेते हैं किस किस में हमारा जो क्रम से मिल जा रहा है। अगर ए की बात करें NH4OH की बात कर रहे हैं, ठीक है, NH4OH हो गया ए, और बी हमारा हो गया NaOH, तो बी हो गया, और सी हमारा HCl है, और डी हमारा क्या है, अब आधा घंटे में NaOH आ है। जाएंगे, आ रहे हैं, हो गया है। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर।
NH3 इसको लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होता है इसके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंटी टू कथन कारण का भी सवाल है। कथन कारण कह रहा, कथन में पहला कथन हमारा है सही विकल्प को चुनिए। कथन है चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच जो है चीनी की घोली गई है, और दूसरा चरण है चीनी के सिरप को धीमी आंच पर कैरामलाइज होने तक गर्म किया गया है। अब ये कह रहा है कि चरण 1 और चरण 2 दोनों रासायनिक परिवर्तन है। चरण 1 भौतिक है, चरण 2 रासायनिक परिवर्तन है, चरण 1 रासायनिक परिवर्तन है, चरण 2 एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब चीनी को सिरप बना रहे हैं तो सिरप में जब बनाए हैं तो इसको हम फिर से अगर गर्म करें तो चीनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब अगर पुरानी वस्तु फिर से पदार्थ भौतिक अवस्था में वापस आ जा रहा है तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चरण 1 हमारा क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब जब कैरमलाइज की बात कर रहे हैं, चीनी को जब कैरमलाइज कर दिए, ब्राउन कलर का हो गया, कैरमलाइजेशन क्या हो गया, तो ये केमिकल प्रोसेस हो गया, हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। ये केमिकल चेंज हो गया तो हमारा क्या चरण 1 जो है हमारा भौतिक परिवर्तन, चरण 2 हमारा जो है क्या रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि पहला चरण हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, दूसरे चरण में वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 73। हाँ, किसी तत्व के आयन में 2 धनावेश परमाणुओं की हम ऐसा है हाँ, 2 धनावेश है, परमाणु में द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन 14, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आज मैं बहुत ही अच्छा सवाल आया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे क्लास 1 to 5 के लिए हुए पेपर का मैं प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीचर्स शुड इंक्लूड ए and literacy experiences are central to effective learning। बिल्कुल, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सच छड़के सर थोड़ा सा था। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे किसी तत्व के 2 आयन के 2 धनावेश है, ये ध्यान रखिएगा इस बिंदु को, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन हमारे हो गए 27 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 27 माइनस 14 हो गया, हमारे जो है 13 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 होंगे। ये एलिमेंट की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे 13 हो गए, ठीक है। अब 27 माइनस 14 तो ये आ गया हमारा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात जिसकी हम कर रहे हैं, यहाँ पर 13 आ गए। लेकिन सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 13 माइनस 2 बराबर 11। तो 11 के साथ क्या होगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा, जिसमें जो है 11 इलेक्ट्रॉन दिया। तो आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर हम एलिमेंट होता तो 13 होता और आयन है इसलिए इसमें क्या होगा, 11 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण। इसी पेज पे दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। 74वां सवाल देखिए, प्रकाश के किरण सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभाव विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के 3 माध्यम ए बी सी में यात्रा करती है। नीचे दी गई सारणी का संदर्भ लीजिए और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू को पहचानिए। वायु से माध्यम ए में जा रही है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन, आवृत्ति में परिवर्तन और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन। इसको देखते पहले एक चीज समझ लीजिए, यहीं पर बता दें, माध्यम बदलने से उसके जो है वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सबसे इन ऑर्डर तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा जहां पर जो है आप सीधे यहाँ पे देखेंगे जहां पर दोनों कंडीशन में तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रह रहे हैं, ठीक है। बाकी सब में तरंग दैर्घ्य का परिवर्तन लिखा हुआ, तो उत्तर तो यही से निकल जा रहा है। लेकिन फिर भी अब देख लेते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे में प्रकाश की चाल में घट रही है और तरंग दैर्घ्य सॉरी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और उसकी क्या होती है, एक्स की बात करें, एक्स क्या है, प्रकाश की चाल घटती है, निष्क्रिय आवृत्ति में परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगा, और क्या होता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यहाँ पर हिट की बात करें तो वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको आप देख पाएंगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन यहीं से पता चल जाएगा कि अपरिवर्तित रहती है। तो जिसमें ये ऑप्शन आपका आ गया, आवृत्ति में परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ पर जो है रमन जो की कक्षा 4 क्लियर हो जाता है। और बाकी क्या होगा, नहीं कर चाल जो है उसकी कम होती है, वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चाल जो है माध्यम बदलने पे घटती या बढ़ती है, ठीक है।
प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इस तरह का मौखिकीकरण, चलिए आगे बढ़ते इस तरह हैं। का आपका मौखिकीकरण मतलब देखिए, सच वर्बलाइजेशन इज लाइकली टू बी, तो यह आपका अनुत्पादक है, बिल्कुल 76वां गलत, सवाल हमारा है नहीं आपके है, सामने। व्यर्थ है, ये भी बिल्कुल गलत, एकदम नकारात्मक बात का। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, ये तीसरा विकल्प इसका एकदम बिल्कुल 75वां सही होगा। और चौथा प्रश्न है, हाँ 75 76 दोनों इसी पे है। चलिए एक साथ दोनों को देख लेते हैं। शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है, 75वां सवाल हमारा आवश्यक है कि वह छात्रों को योग्यता निम्नलिखित बढ़ावा कथन दे, स्तरों को पढ़िए। ए संस्तर विषय और वस्तु बी को संस्तर वास्तविक में दुनिया से जोड़ने जड़ों से की वृद्धि और शाखा बचे, की जल एवं खनिज ये के भी अवशोषण नहीं, के लिए लाभदायक है। बचे स्थिति से जोड़ने से बी बचने कह रहा की है सी कर रहा है। स्तर केवल इस कार्य सामाजिक मिट्टी में सांस्कृतिक समृद्ध है जो पृष्ठभूमि कि के आधार पर मिट्टी छात्रों को को कोमल और छिद्र निर्णय बनाता से है। अब बचे। यहाँ पे देखिए जो सी संस्तर के लिए लिखा गया, ये ए संस्तर की प्रॉपर्टी है। जो ए हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, क्या होगी, सबसे ऊपर जो है ए होराइजन जिसको हम कहते हैं, ए होराइजन की प्रॉपर्टी है कि ह्यूमस ज्यादा होता, हम जानते हैं मिट्टी की ऊपरी परत में, और पोरस होती है जिससे रूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है। सी की स्थिति क्या हो गई हमारी, ये गलत हो गई, ए ही हमारा सही है। ए और बी में जो होता क्या है, वृद्धि और शाखन के लिए और शोषण के लिए लाभदायक होता है, यही बात देखिए वहां पर है, लेकिन उसको दूसरी तरीके से लिखा गया, इसलिए हमारा केवल ए सही है। ठीक, और हमारा उत्तर केवल ए सही है, तो इस तरह से ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कि उससे यह बचे कि उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को अगला प्रश्न है, शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। पृष्ठभूमि के आधार ये अवॉइड करना है आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पे छात्रों का निर्णय जो लेना है उससे बचना चाहिए। ये आपको है, आप को वास्तविक होना ही चाहिए, छात्रों को एकता समूह में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, केवल सामाजिक सांस्कृतिक, ये उत्तर इसका सही होगा। अब इसके बाद जो एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स implies that the students, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है। 76वां प्रश्न है, ये जब हम क्लास ले रहे थे हमने सूचक के बारे में कहा था, इंडिकेटर के बारे में, आज गुड़हल आ गया तो कल फिनाप्थिलीन और ब्रेकफास्ट कराने की पूरी संभावना है, देख लीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं, चाइना रोज गुड़हल सूचक दिया गया है। पहले परख नली में आपने 2 बूंदे एक की डाली और बिलियन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं देखा। दूसरी परख नली में आपने 2 बूंदे बिलियन बी की डाली और हरा रंग प्राप्त किया। तीसरी में 2 बूंदे डाली सी की डाली और गहरा मैजेंटा गुलाबी प्राप्त किया। तो हम जानते हैं जब हम गुड़हल की बात करते हैं तो ये एसिड के साथ गुलाबी या मैजेंटा कलर देता है और बेस के साथ ग्रीन कलर का देता है, और बाकी पानी या न्यूट्रल जब उदासीन विलयन लेते हैं तो ये क्या होता है, उदासीन विलयन के समय ये कलर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए में क्या हुआ है, डाला तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये क्या है, उदासीन हो गया। तो उदासीन वाले हमारे ऑप्शन ये है और ये है, उदासीन हो गए। बी में डाला और हरा रंग, हरा रंग क्या होता है, क्षार की पहचान है, तो बी में क्षार जो है ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तीसरा देखने की जरूरत नहीं, 2 से मिल गया, सही है, लेकिन तीसरा मैजेंटा गुलाबी रंग हमारा जो रहा अम्ल से हो रहा है, ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। Read the following statement. Teachers who believe in constructivist pedagogy should provide a lot हमारा प्रश्न है, of materials to the children. Young children depend solely on verbal instructions and lectures for meaningful learning. 77 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु संवेग हो सकता है। शिक्षा शास्त्र में कथन 2, कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। तो यहाँ पर अब देखेंगे दोनों स्थितियां ही सही हैं। क्या होगा कि जब हमारी स्थिति ऊर्जा में है अशून्य यांत्रिक ऊर्जा, मतलब उसको कोई हम गति नहीं दे रहे हैं, कहीं पर पड़ा हुआ है, तो मोमेंटम उसमें नहीं होगा, शून्य संवेग उसका हो सकता है, सही है। ये सामान्य स्थिर स्थिति में रहेगा तो कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर लगाया गया बल अशून्य है। ठीक है, अगर हम कुछ बल लगा रहे हैं किसी चीज को लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, कुछ उसमें कार्य नहीं हो रहा है, दीवार को ढकेले हम, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य हमारा शून्य कार्य हो रहा है, पिंड पर कार्य शून्य हो रहा है लेकिन बल अशून्य नहीं, मतलब बल लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा है, संवेग शून्य हो सकता है। तो दोनों ही क्या होता है, कथन ए और बी दोनों हमारे सत्य हैं। ऑप्शन 4 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 प्रश्न,
क्वेश्चन नहीं आता। 78वें प्रश्न की बात करते हैं। धातु के दो समरूप पात्र लिए गए हैं, ए को बाहरी सतह को काला और बी को सफेद किया गया है। ठीक है, अब चरण 1, दोनों पात्रों को सीधी सूर्य की रोशनी में रखा गया, कुछ घंटे दोनों को एक छायाजात क्षेत्र में रखा गया। निम्नलिखित में से क्या परीक्षण किया जाएगा? पात्र बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। पात्र ए पात्र बी से अधिक शीघ्रता से गर्म हो जाएगा, बी अधिक शीघ्रता से ऊष्मा खो देगा। बी पात्र ए की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से गर्म होगा, जबकि पात्र ए बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा को खो देगा। पात्र ए पात्र बी की अपेक्षा शीघ्रता से ऊष्मा को ग्रहण करेगा और खोएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्लैक कलर की बात करते हैं तो क्या करता है? ऊष्मा को अधिकतम अवशोषित करता, हम सभी जानते हैं, इसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर है तो ऊष्मा को अधिकतम अवशोषित करेगा, तो ये तेजी से गर्म होगा, और जब जो चीज तेजी से गर्म होगी उतनी तेजी से वो ऊष्मा को खोएगी भी। ठीक है, तो पात्र ए पात्र के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और ऊष्मा को खोएगा भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 सही होता है। परफॉर्मेंस एवरेंस गोल हो सकता है, ये इसका उत्तर सही होगा कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है। 79 प्रश्न योग्यता बहुत है, ही ट्रिकी इसलिए प्रश्न है, इसमें ध्यान से देखिएगा इस के प्रश्न लक्ष्य को। का। यहाँ पर कह रहा है तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू क्या होता है? कुंद चाकू पे 10वां क्वेश्चन है, कक्षा में काटना मुश्किल होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ध्यान से अगर प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर यहाँ पर भी गलत हो सकता है। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, अगर दूसरा है दाब बढ़ जाता है, तीसरा बल कम हो जाता है, चौथा संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कुंद चाकू से काटना क्यों मुश्किल है। अगर यही पूछता कि तेज चाकू से काटना क्यों आसान है तो हमारा पहला ऑप्शन सही होता। ठीक है कि संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है तेज चाकू में, इस नाते उससे काटना आसान होता है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? काटना क्यों मुश्किल है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब चाकू ब्लंट होता है, हमारा मोटी उसकी धार होती है, तो क्या होता है? संपर्क क्षेत्र उसका बढ़ जाता है और काटना कठिन हो जाता है। इस प्रश्न के हिसाब उत्तर 4 होगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न को घुमाकर पूछता कि तेज चाकू से काटना क्यों आसान होता है तो हम क्या कहते हैं? संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है, इस नाते उसको काटना आसान हो जाता है। चलिए 80वां प्रश्न भी देख लेते हैं। यहीं पर 80 प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका हम अपना सकते हैं? पहला है एल्युमिनियम की कोर का उपयोग करें, दूसरा है धारा का प्रवाह बढ़ा देना, तीसरा कुंडली के फेरों की संख्या कम करके, प्लास्टिक का कोर या क्रोट का प्रयोग करके। तो प्लास्टिक कोर हम जानते हैं बिल्कुल नहीं उसमें प्रयोग हो सकता है, रिलेवेंट है। और कुंडली के फेरों की संख्या जो बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए यहाँ पे कम करने की बात करें इसलिए भी गलत हो गया। एल्युमिनियम का कोर का उपयोग करें, ये भी नहीं। जब कॉपर का ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकता है तो इससे भी ये भी नहीं है हमारा पर्यावरण के। ठीक है, तो ये हमारा ये भी गलत हुआ। कुंडली की फेरों की संख्या कम, ये भी नहीं। तो धारा का प्रवाह बढ़ाने से हमारा क्या होगा? विद्युत चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। चलिए 81वां प्रश्न भी देख लेते हैं, स्क्रीन पर इसी समय है। तो कह रहा है विजिबल भी होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंगों का समुच्चय जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते हैं? प्रश्न पिछले साल से रिपीट हुआ है, विगत वर्षों के प्रश्न आप देखेंगे तो प्रश्न एज इट इज आपको मिल जाएगा। और सीटेट में कहा भी जाता है पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी होते थे, भी उसी का एक रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा समुच्चय है? हम जानते हैं मुखांग से पाचन क्रिया या मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ये इसका बिल्कुल सही है, आसान सा प्रश्न है। अब इसके बाद और इसमें क्या होता है? हम बात करें पाचन होता है, शोषण होता है। तो नीचे वाले जितने हमारे सेट में हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये क्या करते हैं? और शोषण और एक्सक्रीशन में एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाचन क्रिया में कार्य होने वाला कोई ना कोई एक अंग वहां पर है, चाहे ग्रसिका हो। ठीक है, आपका जो मुख गुहिका से भी पाचन होता है, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ग्रसिका यहाँ पर भी दिया हुआ। तो क्षुद्रांत और बृहदांत और मलाशय ही ऐसा ऑप्शन है कि जहां पर जो है पाचन क्रिया में हमारा देखिए इसका कोई रोल नहीं है, और ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। समझना मस्तिष्क के साथ। चलिए 81 क्वेश्चन हो गया, विकास पर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं 82वें क्वेश्चन पे। किया है और संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित। 82वां क्वेश्चन कहता है हमारा केचुआ निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और उसके आधार पर जो है उसका सही विकल्प चुनना है। तो आप देखते कह रहा है कि केचुआ जो है
पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कहीं ना केचुआ कहीं mental अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, ये हम लोगों ने पढ़ा पिछले साल के क्वेश्चन भी रहा है। उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। बैंगुची या टेडपोल जिसको हम कहते हैं, टेडपोल क्या करता है, गलफड़ों के माध्यम से शोषण लेता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते। मेढक का जो है विकास की एक अवस्था, मेढक के जो है जीवन चक्र की, वो क्या करता है कि गलफड़े से, क्योंकि जानते हो पानी में रहता है टेडपोल जो है, और वो गलफड़े से सांस लेता है। तीसरा है सांप अपनी त्वचा के माध्यम से शोषण करता है, उसके पास फेफड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे त्वचा वाला हमें पता है कि जो केचुआ जो त्वचा से करता है, ये सही हमारा ऑप्शन है। और ये गिल से जो है करता है मछलियों की तरह, ये भी सही है। और सांप वाला क्या, ये गलत है, क्योंकि क्या है, ये त्वचा से शोषण नहीं करता है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी सही है। तो ऑप्शन ए बी मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। इस प्रश्न का 82 2 होगा। ठीक है, चलिए 83वां प्रश्न देखते हैं। 83वां प्रश्न क्या कह रहा है, होती है, ये ध्यान दीजिए। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की पहचान करिए। यही प्रश्न जो है बैक ईयर क्वेश्चन है, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने इसको देखा होगा, ये आया है। इसमें भी अगर हम देखें, करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। क्या कह रहा है, एक्स को कह रहा है एक्स वाई जेड की पहचान करनी है। ठीक है, क्या करना, वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, तो परागकण कहाँ बनता है, साइलेंस स्पीच एंथर में बनता है। आप एंथर हो गया पहला, मान लीजिए एंथर से आंतरिक वाक्य जो वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, ये हमारा होता है क्या, ओवरी। इनर स्पीच ओवरी में बनता है, मादा फीमेल गैमीट बनता है। वह मादा जननांग जहां पराग अंकुरित होता है, ये पार्ट जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था क्या है, स्टिग्मा पर ये जो होता है जर्मिनेट होता है। स्टिग्मा अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है पूरी कहा जाता है, इसकी जो ये तो हमारा स्टिग्मा होता है। तो लेव वाइगास्की के अनुसार ये स्टाइल है, पढ़ते हैं उनकी भाषा, और ये हमारा ओवरी से आंतरिक वाक्य की ओर बढ़ती है। तो स्टिग्मा पर यहाँ पे फॉल करते हैं, तो यहाँ से जर्मिनेट करते हैं, और नीचे आकर के जो है एक से फर्टाइज होते हैं। तो जर्मिनेशन कहाँ हो गया, स्टिग्मा पे हो गया। ये जिन पियाजे ने दिया है, निजी पेटल्स होते हैं जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, तो यहाँ पर पेटल्स हो गया। तो ऑप्शन को देखेंगे, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा और पेटल्स। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो है परागकोश होगा, जहां से पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो जन्म से लेकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पर पालन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, वो हमारा वर्तिकाग्र होगा। और पौधों कीटों को आकर्षित करने वाला भाग हमारा क्या होगा, उसकी पंखुड़ियां होंगी। हर गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में इन्होंने बांटा। क्वेश्चन नंबर 84, और इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन है, रोग एवं मृत्यु की रोकथाम हेतु मल जल गंदे पानी का उपचार अनिवार्य है। कारण, मल जल गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। पहली नजर में देखने में तो लगेगा कि दोनों सही है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि अंतर कहाँ पे है, नहीं संवेदी नहीं, आप लोगों को दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं इसका अंतर कहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, जो है रीजनिंग आपका लॉजिक का कहीं पे अंतर दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक शब्द है ठोस अपशिष्ट। जब मल जल की बात करते हैं, गंदा पानी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ठोस कहाँ होगा, ये हमारा क्या है, तरल होता है। ठीक है, जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण ये करता है, लेकिन जो है क्या हो गया, यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर ठोस अपशिष्ट लिखा हुआ है, वेस्ट हो गया। तो ठीक है, टाइपिंग लगा लीजिए। और ये रोग की मृत्यु और ये जो हमारा कथन ये सही है, किंतु आर असत्य है इसके साथ। लेकिन ये आयोग की व्याख्या में हो सकता है, उसको सॉलिड वेस्ट को मान ले, मल जल को, तो वहां पर उत्तर अगर यह रहेगा तो हमारा ये दोनों भी सही हो सकता है और भी व्याख्या भी सही हो सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर इसको जो है सीवेज डिस्पोजल, उसको जो तरल होता है ये ठोस नहीं होता। वाइगास्की के आलंबन, आलंबन का मतलब आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न, इसके फोल्डिंग, और इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जहां बच्चों को सहायता देना है वहां आपको 85वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या है, श्वसन और रंध्र छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से कीट और पर्ण मतलब गैस का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, किसी पत्ते में रंध्रों की संख्या श्वास रंध्रों की अपेक्षा एक कीट में श्वास रंध्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तीसरा करा, रंध्र और श्वास दोनों ही क्रमशः पर्णों और कीटों के शरीर के निम्न पृष्ठ पर विद्यमान रहते हैं, ओवर साइड पेज के साथ से। ठीक है, देखिए पहला तो सही है, हमारे जो कीट होते हैं गैस का आदान प्रदान करने के लिए इनके अंदर जो है कंप्लीट करने के क्या कहते हैं उसको, स्पाइरकल्स पाए जाते हैं कीट में, जो है श्वसन छिद्र जिसको हम कहते हैं स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। पौधों में हम जानते हैं स्टोमेटा होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर ही होते हैं और उनसे पत्तियां जो है गैसेस एक्सचेंज करती है। लेकिन संख्या के मामले में कहेंगे कीटों की श्वसन संख्या अधिक नहीं होती है, पत्ती में रंध्रों की संख्या अधिक होती है, कीटों की अपेक्षा कीटों की संख्या सीमित होती है पत्ती की अपेक्षा। और अगला बिंदु कह रहा है, रंध्र और श्वास
स्थान दोनों ही प्रश्न को गलत कर ही निम्न नहीं पृष्ठ सकता पर, है। और लोअर इसका दूसरा सरफेस विकल्प ऐसा नहीं होता, सही लोअर होगा। सरफेस पे नहीं होता है, बल्कि कीटों में जो अब स्पाइरकल्स इसके पाए जो जाते हैं वो 20वां साइड प्रश्न में होते है, हैं, दोनों एब्डोमिनल के प्रगतिशील दोनों शिक्षा साइड में पाए एक जाते हैं, शैक्षिक दर्शन ठीक है। है। तो जो साइड में पाए जाते हैं तो इस छोड़ तरह से देता ऑप्शन है, हमारा गलत हो जाता प्रतियोगिता है, एवं व्यक्तिगत और ये भी उपलब्धि हमारा जो है बिल्कुल क्या नहीं। है, देखिए, गलत है। तो इस प्रतियोगिता तरह से हमारा एवं केवल पहला व्यक्तिगत ऑप्शन सही उपलब्धि है, तो पर ये ऑप्शन जोर विकल्प नहीं ए हमारा देता होता है। है, केवल ये ए जोर सत्य देता है। है एकदम छात्र केंद्रित और चलिए हम सक्रिय लोग भागीदारी, लगभग ये समाप्ति की ओर प्रोग्रेसिव बढ़ रहे हैं क्लासरूम पेपर की के। एकदम विशेषता है। रटकर याद करना, रोट लर्निंग पर ध्यान दें, वो नहीं देता है, बल नहीं देता है। और मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्याचार्य निर्देश ये 86वां सवाल बिल्कुल जो है इसलिए इसका उत्तर आपका आपके स्क्रीन पर है, सेकंड होगा, 20 का दूसरा। इस बार इसी तरह के प्रश्न इसके ज्यादा बाद आए हुए हैं, जहां पर ए बी सी डी करके दे के उनकी जगह पे जो है कुछ लिखने को लिए पूछ रहा है, 21 ठीक है। निम्न बच्चे स्थानों किसी की कार्य सही के उत्तर से परिणाम से पढ़िए। यह ए निर्धारित करने रुधिर को कि फुफ्फुस क्या धमनी वे में अच्छे धकेलता है, हुए हैं, ये समझने की बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से फेफड़ों तक ले जाता है, सी ऑक्सीजनित रुधिर को वापस फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है, वाया अलिंद रुधिर को डी तक प्रवाहित होने देता है, ई शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर प्राप्त करता है। इसमें एक ट्रिक याद करिए, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया है, जहाँ पे आ मतलब आना ये होता है आलिंद में, सिद्धांत की बात कर रहा है, आलिंद में आता है, नी से निकलना, बच्चों का ये होता है आपका नीलय होता है, न कि असत। तो दोनों ठीक है, सही है, ये हम ध्यान रखते हैं, व्याख्या ठीक है। इसमें और नहीं हम करता जानते है, हैं धमनी ये में इसका शुद्ध रक्त आता है, ये शिरा में होगा। अशुद्ध रक्त होता है, देखिए, ठीक है। शिरा को हम इसमें लोग ऐसे आप याद करने का ट्रिक व्याख्या याद कर नहीं सकते हैं कि करता शिरा है। शिरा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। ऐसे शिरा में जो ब्लड होता है गाढ़ा चिपचिपा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है, और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक उल्टा होता है, यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, भाषा के द्वारा ये ट्रैक है कि जैसे कि आप फेफड़े से जब रक्त आता है तो वहाँ पे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा होती है, उसका एकदम उल्टा है। जैसे वहाँ क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड है वो फुफ्फुस धमनी से जाएगा और प्योर ब्लड है फुफ्फुस शिरा से आएगा, ठीक है। इन दो बातों को याद रखेंगे और इसमें आप इसको सेट करेंगे तो आपका ऑप्शन उत्तर सही बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला जो दक्षिण निलय से जो है, मतलब ए जो हमारा क्या है, दक्षिणी निलय है, ठीक है, या दायां निलय कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं, फिर दक्षिण की बजाय राइट लिखना ज्यादा सही होता है, अंग्रेजी वर्जन में सही है। राइट वेंट्रिकल से जाता है, ये कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर को फेफड़ों तक ले जाती है, पल्मोनरी। हमने क्या कहा, धमनी, क्यों, क्योंकि ये उल्टा होता है नॉर्मल धमनी और शिरा का जो है। तो फुफ्फुस धमनी क्या करेगी, डीऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं है, गाढ़ा चिपचिपा रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाएगी, ठीक है। फिर क्या करती है, सी फुफ्फुस शिरा, बिल्कुल हमने बताया था ना, यहाँ पर उल्टा है। फुफ्फुस शिरा क्या है, जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हृदय तक ले आती है, फिर बाएं आलिंद से रुधिर बाएं निलय में आता है और उससे दक्षिण निलय से निकल करके, दक्षिण आलिंद से निकल करके बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर 4 सही होता है, दोनों एक है। और अंत में हो जाता है साइलेंस स्पीच। आगे बढ़ते हैं, साइलेंस स्पीच, और जिसको हम इनर स्पीच भी कहते हैं, इनर स्पीच भी कहते हैं। इस तरीके से लेव वाइगस्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो बात की है, इस तरीके। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है, परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। कारण इसका दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में कह रहा है ए और आर दोनों क्या है, असत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही कारण है, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही कारण नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती है जो बाद में नियम बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नियम निरपेक्ष नहीं होते हैं। नियम क्या होते हैं, प्रयोग और सिद्धांत और उनकी चीजों के हिसाब से बदलते रह सकते हैं विज्ञान में, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि जो है उसके बाद एक कोई नियम जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं, ऐसा नहीं होता। विज्ञान कुछ भी जो शाश्वत नहीं है, सभी जो है नई पद्धतियों नई खोजों पर चीजों पर निर्भर करते हैं और पुराने ऑर्डर टूटते रहते हैं, नए ऑर्डर बनते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सत्य है कि हमारा असत्य है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर सही होता है। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता। हाँ, शीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है, क्या लिख रही है, असेसमेंट आपको कैक्टस मरुस्थलीय पादप है, ये बताया गया है। समेटिव असेसमेंट A2 है, मरुस्थलीय पादप के अति छोटे लघु आकार के पर्ण होते हैं। A3 हमारा क्या कह रहा है, छोटे लघु आकार के पर्ण जल को क्षति को घटाने में सहायता करता है। तो पहला देखिएगा कैक्टस मरुस्थलीय पौधा है, ये उसने अवलोकन किया, करके पता चला कि कैक्टस क्या है,
मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है, ये उसने अवलोकन किया। मरुस्थलीय पौधे में जो है छोटे छोटे लघु आकार के पर्ण पत्ते उसके क्या है, उनका साइज रिड्यूस है, ये भी दिख रहा है, अवलोकन किया जा रहा है, ये भी अवलोकन हो गया। फिर ये कह रही है संभवतः पत्ते छोटे क्यों है रेगिस्तानी पौधों में, इसका कारण होगा कि हम जानते हैं कि पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन होता है, तो छोटी पत्ती रहेगी तो कम वाष्पोत्सर्जन होगा। तो अनुमान लगा रही है कि जो है पत्ती छोटी होने से क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हमारा सही, अवलोकन और अनुमान, ये दोनों बनना है अवलोकन है। तीसरा हमारा A3 जो है क्या है, अनुमान के रूप में पद और श्रेणियां प्रदान करना। 89 क्वेश्चन देखते हैं। 89 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित एक परीक्षणीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाएगा। टेस्टेबल क्वेश्चन जो है, किसी टेस्ट के लिए टेस्टेबल क्वेश्चन जो है, ये होगा क्योंकि जो वैलिडिटी उसकी बात करें तो ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है, परीक्षण प्रारूप में नहीं है। केचुआ क्या खाता है, इसका उत्तर निश्चित है, हम दे सकते हैं, मतलब जो है इसका कोई वो नहीं है। सिगरेट के धुएं का फेफड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, होता है, यह भी उसका उत्तर भी डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, फ्लू मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन किया जा सकता है, इसका व्याख्या की जा सकती है, इसका उत्तर दिया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन कब हो जाए, कब खत्म हो जाएंगे। एक तरह से देखिए ये काल्पनिक प्रश्न है, इसका अनुमान लगाना अत्यंत ही कठिन है कि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कब खत्म हो जाएगा। ये हमारा क्या है, टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, टेस्टेबल क्वेश्चन नहीं है कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया में बच्चे लिखने में उनको दिक्कत होती है, ये निश्चित रूप से आपका लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीचे दिए गए एक उदाहरण को पढ़िए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के लिए कुतुब मीनार के आमोद भ्रमण की व्यवस्था करती है, फन टूर जिसको हम कहते हैं, फन ट्रिप की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने कुतुब मीनार में लोहे का स्तंभ देखा और शिक्षिका ने विद्यार्थियों को स्तंभ के बारे में प्रदर्शित विवरणों को लिखने के लिए कहा, जो कि 1600 वर्ष पुराना और जंग प्रतिरोधी है। वह उन्हें अपने घर के लोहे की वस्तुओं को लिखने को भी कहती है, जो कि नियमित रूप से इस्तेमाल होते हैं, जिनमें जंग लगी हुई है, जंग लगने के कारण उस पर तरीके सोचने के लिए कहती है। और भावनात्मक उपयुक्त गतिविधियों में कौन कौन सी प्रक्रियात्मक कौशल विकसित हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। बिल्कुल एकदम ये आपका सही है, तीसरा इसमें सही होगा। पिलर को देखा, टीचर को अवलोकन की बात आ गई। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए आपको संज्ञानात्मक और जिनमें जंग लग रहा है, घर के लोहे की वस्तुओं को लिखना, ध्यान देना चाहिए एक टीचर के लिए। अब इसके और बाद क्या, ये वर्गीकरण हो गया आपका, 100 वर्ष पुराना है, जंग प्रतिरोधी है, उसके विवरण जो लिखे गए वर्गीकरण में हो गया। अब बात हो रही है, सॉरी, वर्गीकरण हो गया, 28 अनुमान हो, अवलोकन की बात हो गई। अब हमारा बचा हुआ है 1 मिनट। टीच स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी सीखने की, वर्गीकरण हो गया, अवलोकन की बात हो गई है। अब अनुमान की जो है, ये जो लोग काम के तरीके सोचना है, ये हमारा क्या हो गया, ये अनुमान लगाना हो गया। हमारा अनुमान लगाएंगे कि मतलब कि इनको हम कैसे क्या तरीका अपना करके रोकथाम कर सकते हैं। वर्गीकरण हो गया, अवलोकन हो गया, देखना हो गया, उसका अनुमान लगाना जो है किस तरीके से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होता है अंतिम प्रश्न में, जो कि आज हमारा सीटेट का पेपर हुआ है। कल के पेपर के भी सोल्यूशन उद्घोष एकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल हम लोग प्रयास करेंगे कि समय से आपको उपलब्ध करा दें। यहाँ पर पुनः मैं स्पष्ट करता हूँ, यह आधिकारिक सीटेट द्वारा जारी आंसर की नहीं है, जो है जो हमारे उपलब्ध संसाधन, उन संसाधनों के आधार पर इन उत्तरों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, और ऑफिशियल आंसर की आने पर ही जो है दोबारा हम आपके साथ पुनः डिस्कस करेंगे कि इन प्रश्नों में क्या समस्या और क्या चुनौतियां हैं। और उम्मीद करता हूं जिनके कल पेपर होने हैं उनके पेपर भी बहुत अच्छे होंगे, और कल हम फिर बात करेंगे आगे। आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।